समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन उनके नीचे एक रहस्य दबा था, जिसे जानने की ख्वाहिश कईयों को थी। कहानी शुरू होती है सागर, संजय दत्त से, जो बहरीन के समुद्रों में मछलियां पकड़ने का धंधा करता था। वह एक शांत और रहस्यमयी किस्म का इंसान था, जो अपने अतीत को छिपा कर रखता था। सागर का सबसे अच्छा दोस्त था आरव, अक्षय कुमार, जो करोड़ों का मालिक था और समुद्र के रहस्यों को जानने की दीवानगी उसमें थी। आरव एक धनी बिजनेसमैन था, जिसकी लाइफस्टाइल लग्जरी से भरी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अधूरा था। उसे समुद्र में छुपा खजाना चाहिए था, और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। कहानी में एंट्री होती है समीर जायद खान की, जिसे सब सैम के नाम से जानते थे। वह सागर का छोटा भाई था, जो बैंकॉक में रहता था और एक रेसिंग चैंपियन था। सैम को पैसे की सख्त जरूरत थी, और इसी के चलते वह एक खतरनाक डील में फंस गया। जब वह मुसीबत में आया, तो उसे याद आया अपने भाई सागर की, जिसने हमेशा उसकी मदद की थी। सैम ने सागर को फोन किया और मदद मांगी। सागर ने बिना देर किए उसे अपने पास बुला लिया। आरव ने जब सैम की हालत देखी, तो उसे लगा कि यही वो मौका है जिसे वह लंबे समय से तलाश रहा था। आरव ने सागर को समझाया कि अगर वे लेडी इन ब्लू नाम की डूबी हुई जहाज को ढूंढ लें, तो उन्हें वो खजाना मिल सकता है जो सबकी तकदीर बदल देगा। सागर ने साफ मना कर दिया। उसे समुद्र के उस हिस्से से डर लगता था जहां वो जहाज डूबी थी। उसका अतीत उस जहाज से जुड़ा हुआ था, और वो उस डर को फिर से नहीं जीना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि उसका छोटा भाई मुसीबत में है और कर्जा उतारने का कोई और तरीका नहीं, तो वह मजबूर हो गया। तीनों ने तय किया कि वे समुद्र में जाएंगे और लेडी इन ब्लू को खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जैसे जैसे वे गहराइयों में जाते, बी से ये ओते रहस्य भी गहराते जाते। सागर की प्रेमिका मोना लारा दत्ता भी इस सफर में उनके साथ थी। वह एक स्कूबा ट्रेनर थी, और सागर के साथ उसके पुराने रिश्ते थे। उसे सागर की चिंता थी, क्योंकि वह जानती थी कि सागर का अतीत कितनी गहराइयों में दबा हुआ है। यात्रा शुरू होती है एक याट पर, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस थी। रास्ते में कई बार आरव ने सागर को ताना मारा कि वो खजाने की तलाश से डरता है, लेकिन सागर ने जवाब में बस चुप्पी रखी। समुद्र की सतह पर से सब शांत लगता था, लेकिन गहराइयों में एक तूफान छुपा था। यात्रा आगे बढ़ती रही। याट समंदर के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगा जिसे लोग ब्लैक बेल्ट कहते थे। यह वो जगह थी जहां सालों पहले लेडी इन ब्लू नाम का जहाज डूबा था, और साथ में कई रहस्य भी। सागर के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, लेकिन सैम और आरव उत्साहित थे। मोना ने सभी को स्कूबा गियर्स के इस्तेमाल का अभ्यास कराया। सैम को डाइविंग की आदत नहीं थी, लेकिन वह जल्द ही सब सीख गया। आरव पहले से ही एक दक्ष डाइवर था, और उसके अंदर का जुनून उसे बार बार गहराइयों में उतरने को मजबूर कर रहा था। इसी बीच बैंकॉक से एक खतरनाक गैंगस्टर निकोलाई की भी एंट्री होती है, जिसने सैम को उधार दिया था। निकोलाई चाहता था कि सैम उसके लिए खजाना खोज कर लाए। सैम ने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वह अंदर से डरा हुआ था। अगर खजाना नहीं मिला तो उसकी जान मुश्किल में थी। समुद्र में डाइविंग शुरू हुई। पहले दिन की डाइव में उन्हें पुराने जहाज के कुछ हिस्से दिखे, लेकिन खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी डाइव में आरव और सैम को एक पुराना संदूक मिला, लेकिन वो खाली था। सागर को कुछ अजीब एहसास हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सागर को बार बार फ्लैशबैक आने लगे। उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। उसका पुराना दोस्त, जो लेडी इन ब्लू की तलाश में मरा था, उस हादसे का गिल्ट आज भी उसके दिल में था। वह नहीं चाहता था कि वही गलती फिर दोहराई जाए। रात को याट पर सब चुप थे। सिर्फ लहरों की आवाज और इंजन की गूंज सुनाई दे रही थी। सागर अकेला डेक पर बैठा था, और तभी आरव उसके पास आया। उसने फिर से सागर को उकसाया कि वह अंदर जाकर जहाज के असली कोर तक पहुंचे। सागर ने झल्लाते हुए मना कर दिया और कहा कि वो जहाज श्रापित है, पर आरव नहीं माना। अगली सुबह उसने बिना किसी को बताए अकेले ही डाइव लगा दी। समुद्र के भीतर वो उस हिस्से तक पहुंचा जहां जहाज का मुख्य हिस्सा था। वहां उसे कुछ संदूक दिखाई दिए, और एक संदूक को खोलते ही सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और दुर्लभ सिक्के मिले। उसकी आंखों में लालच चमक उठा।
उसने जल्दी से जीपीएस कोड सेव किया और वापस ऊपर आया। लेकिन जब वो वापस आया तो सागर को बहुत गुस्सा आया। उसने आरव को डांटा कि उसने बिना सुरक्षा और जानकारी के इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया। आरव मुस्कुराकर बोला, तू डरता है, मैं नहीं, और खजाना मिल गया है, अब बस उसे बाहर निकालना है। सागर ने कहा, ये खजाना जितना दिखता है उतना आसान नहीं है आरव, इसे उठाने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। समंदर ने उन्हें अपनी गहराइयों में बुला लिया था और खजाना सिर्फ सोना नहीं था, उसमें वो सब था जो उनकी किस्मत को बदलने वाला था। अगली सुबह यार्ड पर हलचल थी। आरव अपने प्लान के अनुसार सबको निर्देश दे रहा था, किस तरह से खजाना बाहर लाना है, किन उपकरणों की जरूरत होगी और कितने डाइव्स करने होंगे। मोना को सब कुछ बहुत जल्दी और खतरनाक लग रहा था। उसने सागर से बात की, आरव किसी तबाही को न्योता दे रहा है, तुम उसे रोक क्यों नहीं रहे? सागर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, कभी कभी कोई गलती खुद टूटने देती है, मैं उसे मना कर करके थक चुका हूँ। अगर किस्मत ही जिद पर हो तो उसे एक बार गिरने देना चाहिए। इसी बीच निकोलाई के आदमियों ने याट को ट्रैक कर लिया। उन्होंने अपनी स्पीड बोट से याट का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्हें जीपीएस कोड्स की भनक लग चुकी थी जो सैम ने अनजाने में लीक कर दिए थे। दोपहर तक सब तैयार हो गए थे। सागर, आरव, सैम और 2 अन्य गोताखोर खजाने की अंतिम डाइव पर गए। समंदर की गहराइयों में जाते जाते सागर के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे याद आ रहा था वो मंजर जब उसका दोस्त पिछली बार इसी जहाज के अंदर फंसा रह गया था और वापस नहीं आया। जहाज के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पानी की धारा बहुत तेज है, लेकिन उन्होंने एक एक कर संदूक खोलना शुरू कर दिए। हीरे जवाहरात और सोने की ईंटें सब सामने थीं। जैसे ही वे खजाना ऊपर भेजने लगे, अचानक पानी में कंपन हुआ। एक पुराना ढांचा जो जहाज के ऊपर लटक रहा था और निरातन मसीह थी, नीचे गिर गया और सैम उसके नीचे फंस गया। सागर ने बिना कुछ सोचे सैम को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। समय कम था और ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और ऊपर से दबाव बहुत बढ़ गया था। उसी वक्त ऊपर याट पर निकोलाई के लोग हमला कर चुके थे। उन्होंने मोना और क्रू को बंधक बना लिया और आरव के लैपटॉप से जीपीएस डेटा चुरा लिया। आरव जैसे ही ऊपर आया, उसने देखा कि उसकी याट पर कब्जा हो चुका है। नीचे समंदर में सागर ने अपनी जान जोखिम में डालकर सैम को निकाल लिया, लेकिन इस कोशिश में उसका खुद का ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। आरव को अब समझ में आया कि उसकी लालच ने सबको खतरे में डाल दिया है। वह तुरंत एक हरकत करता है जिससे निकोलाई के आदमियों का ध्यान बंटता है और मोना मौका देखकर एक अलार्म ट्रिगर कर देती है, जिससे नजदीकी कोस्ट गार्ड को इशारा मिल जाता है। कुछ ही देर में कोस्ट गार्ड्स वहां पहुंचते हैं और निकोलाई के लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। सागर और सैम को क्रेन से समुद्र से बाहर निकाला जाता है। सागर बेहोश था। समंदर के किनारे हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज रही थी जब सागर को अस्पताल ले जाया गया। उसके शरीर में ऑक्सीजन की भारी कमी हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा। मोना उसकी हालत देखकर टूट चुकी थी। सैम भी बेहोश था, लेकिन उसकी हालत स्थिर थी। आरव एक कोने में बैठा था, उसकी आंखों में अपराध बोध साफ झलक रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसकी जिद और लालच ने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया था। डॉक्टरों की कोशिशों के बाद सागर की आंखें खुली। उसकी पहली नजर मोना पर पड़ी, जो उसका हाथ थामे बैठी थी। वह मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, तू ठीक है ना? मोना की आंखों से आंसू बह निकले। सागर ने फिर सैम की तरफ देखा, जो बगल वाले बेड पर था। मैंने तुझे खोने नहीं दिया छोटे, उसने बुदबुदाते हुए कहा। अगले दिन पुलिस ने सारा बयान दर्ज किया। निकोलाई को इंटरपोल की मदद से पकड़ लिया गया और उसके गिरोह का पर्दाफाश हुआ। सैम को सरकारी सुरक्षा में रख दिया गया क्योंकि वह एक अहम गवाह बन चुका था। आरव ने खजाने का आधा हिस्सा सरकार को सौंपने का फैसला लिया, जिससे वह समुद्री कानूनों का पालन करे। उसने बाकी हिस्सा सागर और सैम के नाम कर दिया। सागर ने साफ मना कर दिया, लेकिन आरव ने कहा, यह सिर्फ सोना नहीं है, ये मेरी गलती का प्रायश्चित है। सागर ने खजाने की रकम का एक बड़ा हिस्सा उन मछुआरों और स्थानीय लोगों की मदद में लगाने का फैसला किया जिनकी रोजी रोटी समुद्र पर निर्भर थी।
वह चाहता था कि खजाने का इस्तेमाल किसी अच्छे काम में हो, न कि सिर्फ दौलत बढ़ाने में। कुछ हफ्तों बाद सब कुछ सामान्य हो चुका था। सागर और मोना ने एक साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लिया। सैम ने बैंकॉक लौटने से पहले अपने भाई को गले लगाकर कहा, अब से सिर्फ रेस नहीं, जिंदगी में भी जीतूंगा। आरव ने दुनिया की चकाचौंध से दूर रहने का निर्णय लिया। उसने एक रिसोर्ट खरीद लिया और वहां स्कूबा डाइविंग सिखाने लगा। लेडी इन ब्लू का खजाना अब सिर्फ एक किस्सा नहीं था, वो अब एक सीख बन चुका था जो बताता है कि गहराइयों में सिर्फ सोना नहीं, दर्द और सबक भी छिपे होते हैं। धीरे ठीक हो रहा था, पर उसकी आंखों में अब भी उस हादसे का डर और गहराई में छिपे अतीत की पीड़ा साफ झलकती थी। मोना हर पल उसके पास रहती, उसका ख्याल रखती और कोशिश करती कि सागर अपने अतीत को माफ कर सके। सैम की हालत अब बेहतर थी। वह अस्पताल से डिस्चार्ज होकर याट पर वापस लौट चुका था, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह बार बार अपने आप को कोसता, अगर मैं पैसे की लालच में न आता तो शायद सब कुछ आसान होता। सागर ने जब यह सुना तो धीरे से कहा, गलती किसी की नहीं थी, ये सब किस्मत के खेल हैं, लेकिन अब हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। जो आदमी पहले सिर्फ खजाने की चमक में जीता था, अब उसे रिश्तों की कीमत का एहसास हो गया था। उसने खजाने को पूरी तरह सागर और सैम के नाम कर दिया था, लेकिन सागर ने कहा, अब ये खजाना किसी का नहीं रहेगा, इसका इस्तेमाल समाज के भले के लिए होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। खजाने की खबर अब पूरे अरब सागर में फैल चुकी थी। अलग अलग देशों के गैंग्स और समुद्री लुटेरे अब उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। निकोलाई के कुछ साथी बच निकले थे, थे और वे अब बदला लेने की फिराक में थे। सागर ने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़वा दी थी, लेकिन वो जानता था यह सिर्फ शुरुआत है। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी याट के ट्रैकर सिस्टम पर एक अलर्ट बजा। एक अनजान पोत उनकी ओर बढ़ रहा था। सैम और आरव तुरंत कमांड रूम में पहुंचे। आरव ने सैटेलाइट कैमरे से पोत को देखा। वो कोई साधारण जहाज नहीं था, वह पूरी तरह हथियारों से लैस था। यह कोई सामान्य चोरी नहीं थी, यह साफ था कि दुश्मन बड़े इरादों के साथ आया है। मोना ने सागर को जगाया। सागर, खतरा वापस आ गया है। सागर ने उठते ही सबसे पहले सैम को देखा और कहा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सभी ने जल्दी से अपने अपने डाइविंग सूट तैयार किए। स्पीड बोट्स तैयार की गईं और एक गुप्त खजाना स्थान के पास के अंडर वाटर बंकर में पहुंचने की योजना बनी। वो जगह जो कभी सिर्फ खजाने की वजह से याद की जाती थी, अब एक जंग का मैदान बन चुकी थी। सागर, आरव, सैम और मोना चारों ने तय किया कि इस बार कोई भी पीछे नहीं हटेगा। आरव ने कहा, इस बार सिर्फ हमारा खजाना नहीं, हमारी जिंदगियां दांव पर हैं। स्पीड बोट्स पानी में उतारी गईं। सागर ने मोना को याट पर ही रहने को कहा, लेकिन मोना ने दृढ़ता से जवाब दिया, अब मैं सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका नहीं, तुम्हारी टीम की साथी भी हूँ। चारों ने रात के अंधेरे में समुद्र की लहरों के बीच पोत तक पहुंचने की योजना बनाई। उसी समय पोत से गोलियां चलनी शुरू हो गईं। समुद्र का वो शांत किनारा अब युद्ध भूमि में बदल चुका था। सागर और आरव ने पोत के पीछे से चढ़ने की कोशिश की, जबकि सैम और मोना सामने से ध्यान भटकाने लगे। गोलियों की गूंज और समुद्र की गरज ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया जैसे कोई तूफान आ गया हो। अंततः सागर ने दुश्मनों को एक एक कर गिराना शुरू किया। आरव ने उनकी लाइटिंग सिस्टम को बंद कर दिया, जिससे उन्हें अपनी स्थिति छुपाने में मदद मिली। मोना ने घायल सैम को किनारे तक खींचा और प्राथमिक उपचार देना शुरू किया। पोत के अंदर एक बम लगा था, जिससे वे लोग पूरा पोत उड़ाना चाहते थे ताकि सबूत न बचे। सागर को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वह बिना समय गंवाए अंदर घुसा। टाइमर चालू था, सिर्फ 2 मिनट बाकी थे। सागर ने बिना डरे उसे डिफ्यूज किया और उसी समय पुलिस और कोस्ट गार्ड्स ने पोत पर धावा बोल दिया। लुटेरे पकड़े गए। निकोलाई का नाम सामने आया कि उसने ही इस हमले की योजना बनाई थी। सुबह का सूरज निकला तो समुद्र फिर से शांत हो गया, पर इस बार वह शांति खून और पसीने के बाद आई थी। याट पर लौटते समय सागर ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब मैं समझ गया कि असली खजाना रिश्तों का होता है, न कि समुद्र के नीचे दबी किसी चीज का। सैम ने मुस्कुराकर कहा,
भाई, ये लाइन फिल्मी लग रही है। सागर हंस पड़ा। मोना ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, शायद अब हमारी कहानी पूरी हुई। लेकिन सागर बोला, कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस किरदार बदलते हैं। पोर्ट से लौटने के बाद जब सागर मोना संडियानी, आरव और सैम ने कुछ दिनों की शांति महसूस की। तब भी उनके दिलों में बेचैनी बाकी थी। खजाना अब भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ था। वे जो हिस्सा ऊपर ला पाए थे वह महज उसकी एक झलक था। असली खजाना अब भी समंदर की गहराइयों में था। और साथ ही एक और बड़ा सवाल, लेडी इन ब्लू की असली कहानी क्या थी? सागर एक रात चुपचाप अपने केबिन में बैठा हुआ पुराने नक्शे और दस्तावेज देख रहा था। तब अचानक उसकी नजर एक फटी हुई डायरी के पन्ने पर पड़ी जो उस डूबे जहाज से मिली थी। उस पर लिखा था, जिसने भी यह पढ़ा है वह जान ले कि खजाने से बड़ी कोई सजा नहीं, ये दौलत नहीं, दंश है। उस पन्ने को पढ़ते ही सागर को अपनी पुरानी यादें सताने लगीं। कैसे उसने अपने दोस्त को इसी जहाज की खोज में खो दिया था। वह जानता था कि इस खजाने के साथ कुछ अनदेखा श्राप भी जुड़ा है। आरव और सैम को अब तक इस बारे में पता नहीं था। सागर ने तय किया कि वह अब सब कुछ साफ साफ बताएगा। अगली सुबह याट के डेक पर सब इकट्ठा हुए। सागर ने डायरी का वो पन्ना दिखाया और सबको उस जहाज की असलियत बताई। इस जहाज के साथ सिर्फ सोना चांदी नहीं, एक श्राप भी डूबा है। और जिसने भी लालच किया है उसने कुछ न कुछ खोया ही है, उसने गंभीर स्वर में कहा। सुनते ही सैम हंसने लगा। भैया, अब आप भी इन बातों में विश्वास करने लगे? मोना ने तुरंत टोका। सैम, अगर तुमने सागर की आंखों में वो डर देखा होता तो तुम भी यकीन कर लेते। आरव थोड़ी देर तक शांत रहा, फिर बोला, अगर ये श्राप है तो हमें उसे भी जानना होगा। हो सकता है ये इतिहास हमारे सामने कोई सच्चाई खोलना चाहता हो। इसलिए तय हुआ कि वे दोबारा लेडी इन ब्लू की असली लोकेशन पर जाएंगे, जहाज के गहरे कोर में, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। लेकिन इस बार तैयारी पहले से दोगुनी थी। हाई डेंसिटी लाइटिंग, गहराई में संचार के लिए विशेष वायरलेस सिस्टम और नया ऑक्सीजन मिक्स जो लंबे समय तक मदद करे। यात्रा फिर शुरू हुई, पर इस बार डर और जिम्मेदारी के साथ। समंदर शांत था, लेकिन उनकी धड़कनें तेज। जैसे ही वे उस हिस्से में पहुंचे जहां जहाज पूरी तरह दबा था, सागर ने डाइविंग शुरू की। मोना और आरव उसके पीछे थे। सैम ऊपर से निगरानी कर रहा था। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें जहाज की असली संरचना दिखी। टूटी दीवारें, जंग लगे लोहे और हर कोने में इतिहास की गूंज। एक जगह पर एक पुरानी सीफर चेस्ट दिखाई दी बंद और लोहे की जंजीरों में जकड़ी। उसके ऊपर वही चिन्ह बना था जो डायरी में था। आरव ने कहा, यही है असली खजाना। सागर ने चेतावनी दी, इसे बिना समझे मत छूना। लेकिन आरव रुक न सका। उसने चेस्ट को खींचने की कोशिश की। तभी जहाज का एक हिस्सा हिलने लगा और पानी की धाराएं अचानक तेज हो गईं। ऑक्सीजन के मीटर तेजी से नीचे गिरने लगे। मोना ने तुरंत रिट्रीट का सिग्नल दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की भीतरी दीवारें भर-भरा कर गिरने लगीं और एक भारी लोहा सागर के बाएं पैर पर गिर गया। वह वहीं फंस गया। आरव ने कोशिश की उसे खींचने की, पर सागर चिल्लाया, तुम लोग जाओ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह खजाना यहीं रहना चाहिए, इसे ऊपर मत ले जाना। मोना रो रही थी, लेकिन उसने देखा कि अगर वे अभी नहीं निकले तो सभी डूब जाएंगे। सागर ने अपने आखिरी शब्दों में कहा, मेरे लिए नहीं, इस दुनिया के लिए सही करो। आरव और मोना ऊपर निकले। कुछ ही मिनटों में जहाज का वो हिस्सा पूरी तरह ढह गया। सागर वहीं रह गया। याट पर जब सैम को यह पता चला, वह टूट गया। उसने चीखते हुए कहा, मैंने अपना भाई खो दिया, जो सिर्फ मेरी वजह से इस सब में आया था। आरव, जो अब तक मजबूत बना हुआ था, आखिरकार टूट पड़ा। मोना ने सबको शांत किया और कहा, सागर गया नहीं, वो उस समंदर का हिस्सा बन गया है। जहां उसने जिंदगी दी, वही उसकी कहानी बन गई है। 3 दिन तक वे वहीं रुके, लेकिन कोई उम्मीद न दिखी। तीसरे दिन कोस्ट गार्ड्स आए। उन्होंने अंतिम सर्च अभियान चलाया और फिर इलाके को एक समुद्री स्मारक घोषित किया।
जहां एक बहादुर गोताखोर सागर ने अपनी जिंदगी समुद्र के रहस्य को बचाने में कुर्बान कर दी। समंदर के उस कोने में अब खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ लहरों के शोर में घुली हुई थी, पर जिसे महसूस किया जा सकता था। सागर अब नहीं था, लेकिन उसकी याद, उसकी बातें और उसकी कुर्बानी हवा में तैर रही थी। याट पर मौजूद हर शख्स के लिए अब सागर सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आदर्श बन चुका था। 3 दिन गुजर चुके थे। कोस्ट गार्ड्स ने खोज बंद कर दी थी और इलाके को एक अंडर वाटर स्मारक क्षेत्र घोषित कर दिया था, ताकि कोई और उस जगह को छेड़े नहीं। मोना, जो अब तक कभी भी हार नहीं मानती थी, अब चुप हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा मातम थी। सैम पूरी तरह टूट चुका था। वह दिन रात खुद को कोसता, अगर मैंने उस दिन आरव की बात न मानी होती, अगर मैं पैसे के पीछे न भागा होता, तो आज भैया हमारे साथ होते। मोना ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहा था। आरव भी बदला बदला सा हो गया था। पहले जो इंसान सिर्फ चमक, ताकत और खजाने की बातें करता था, अब वो हर बात में सागर को याद करता। वो खुद को कोसता कि मैंने ही सागर को खींचा था उस मौत की ओर, और उसने मेरी जिद में अपनी जान दे दी। तीनों ने मिलकर एक फैसला लिया, अब जो भी खजाना बचे उसे किसी म्यूजियम को दे दिया जाए। सागर की याद में एक अंडर वाटर मेमोरियल बनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि खजाना सब कुछ नहीं होता, इंसानियत और बलिदान सबसे बड़ा खजाना है। इस बीच मीडिया ने इस कहानी को पकड़ लिया। सागर का नाम हर चैनल पर चल रहा था, एक अब असली हीरो जिसने खजाने की जगह अपने साथियों की जान को चुना। कई देशों की सरकारों ने इस बलिदान को सलाम किया और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस इलाके को ओशेनिक हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। बहरीन के गवर्नर ने सागर के नाम पर एक स्कूबा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, जिसमें गरीब मछुआरों को मुफ्त में प्रशिक्षित किया जाने लगा। वहां एक बड़ी तस्वीर लगी थी सागर की, और नीचे लिखा था, जो गहराइयों में गया मर अमर बन गया। मोना ने वही नौकरी ले ली। वह अब नई पीढ़ी को स्कूबा डाइविंग सिखाती और सागर की कहानी सुनाती। हर बार जब कोई नया छात्र उसके पास आता और पूछता, क्या सागर सच में समंदर में गया था, वह मुस्कुराकर कहती, वो समंदर में नहीं, समंदर बन गया। सैम ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने रेसिंग छोड़ दी और अब पर्यावरण रक्षा के लिए काम करने लगा। उसने एक संस्था बनाई जो समंदर की सफाई और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए काम करती थी। मकसद था भैया की यादों को किसी नेक काम से जोड़ना। आरव, जो अब तक सबसे ज्यादा बदल चुका था, ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी। उसने कहा, अगर मैं अब भी दौलत के पीछे भागा तो सागर की मौत व्यर्थ हो जाएगी। वह खुद गुमनाम हो गया और बाद में पता चला कि वह हिमालय में कहीं ध्यान और साधना कर रहा है। कोई नहीं जानता वो कहाँ है, पर जिसने सागर को देखा था वो जानता था कि आरव अब पहले वाला आरव नहीं रहा। समय बीता, 1 साल, फिर 2। एक दिन मोना अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को स्कूबा के गुर सिखा रही थी। तभी एक छोटा सा बच्चा बोला, मैम, मैंने सपना देखा कि कोई मुझे समुद्र के नीचे ले गया और बोला कि डरना मत, यहाँ सब सुरक्षित है। मोना चौंक गई। बच्चे ने आगे कहा, उसके पास एक हार था नीले रंग का, और उसने कहा कि वह यहीं रहता है समंदर की गहराइयों में। मोना की इलाई की आंखें भर आईं। वह जानती थी सागर अब सिर्फ उसका नहीं था, वह अब समंदर का हिस्सा बन चुका था और समंदर ने उसे अपना रखवाला बना लिया था। वक्त बीतता गया, लेकिन समंदर की गहराइयों में जो कहानी सागर ने छोड़ दी थी, वो सिर्फ कुछ लोगों के दिलों में नहीं, बल्कि उस पूरे समुद्री संसार में जीवित हो गई थी। अब लेडी इन ब्लू का नाम सिर्फ एक डूबे हुए जहाज का नहीं, एक जिंदा चेतावनी और विरासत का प्रतीक बन चुका था। समुद्र की लहरों में अब भी जब हलचल होती तो ऐसा लगता जैसे कोई निगाहें उस पर टिकी हों। मछुआरे जो पहले डर के कारण उस क्षेत्र के पास नहीं जाते थे, अब वहां फूल चढ़ाकर लौटते। वो कहते, यह वो जगह है जहां सागर जैसा इंसान गहराइयों में समा गया, पर उसे समंदर ने अपना बना लिया। सैम ने अपनी संस्था का नाम रखा ब्लू सोल।
उसका उद्देश्य साफ था, समंदर की रक्षा, समुद्री जीवन को बचाना और लोगों को समझाना कि खजाना सिर्फ सोने में नहीं होता, बल्कि ज्ञान, बलिदान और सच्चाई में होता है। वह देश विदेश घूमता, सेमिनार करता और हर जगह सागर की कहानी सुनाता। एक बार वह यूनेस्को की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में गया, जहां उसने भाषण देते हुए कहा, मेरे भाई ने मुझे सिखाया कि सच्चा मर्द वही होता है जो सबसे पहले दूसरों की जान बचाए और खुद को बाद में रखे। आज मैं जो कुछ भी हूं, वो उसी की वजह से हूं। सागर अब सिर्फ मेरा भाई नहीं, इस पृथ्वी का सच्चा संरक्षक बन चुका है। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। सैम की आंखें नम थीं, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कहीं न कहीं, किसी गहराई में सागर भी यह सुन रहा है। मोना ने अपने स्कूबा इंस्टीट्यूट को अब सागर इंस्टीट्यूट ऑफ डाइविंग एंड ओशियन केयर नाम दे दिया था। वहां हर साल 26 जुलाई को सागर दिवस मनाया जाता, वो दिन जब सागर ने अपनी जान गहराइयों में समर्पित की थी। छात्र छात्राएं उस दिन गोताखोरी कर समुद्र में फूल चढ़ाते और समुद्री सफाई अभियान चलाते। एक दिन मोना को एक अजनबी पत्र मिला। उस पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सागर जिंदा है जब तक समंदर बहता है। पत्र के साथ एक छोटा सा वीडियो भी था, अंडरवाटर कैमरे से शूट किया गया। उसमें एक नीली छाया दिख रही थी, जो लेडी इन ब्लू के मलबे के पास से गुजर रही थी। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये महज कोई प्रकाश प्रभाव हो सकता है, लेकिन मोना जानती थी ये वही छाया है जिसे वो हर रात सपनों में देखती है। आरव की अब कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक बार नेपाल के एक गांव में एक वृद्ध साधु की तस्वीर वायरल हुई, जो नीले रंग की माला पहने हुए था और शांत झील के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। लोग कहते हैं वो साधु कभी बोलता नहीं, बस हर पूर्णिमा की रात झील की ओर देखकर कुछ बुदबुदाता है, सागर सागर। कई ने उस साधु को आरव बताया, लेकिन किसी ने पुष्टि नहीं की। पर सैम को यकीन था, आरव अब खुद को सागर के पास महसूस करना चाहता है, वो भी उसी की तरह गहराई में डूब चुका है। भीतर से। समय के साथ ब्लू की कहानी किताबों में, फिल्मों में और डॉक्यूमेंट्रीज में बदलने लगी, पर उन सब में एक बात कॉमन होती, ये कहानी खजाने की नहीं, खो जाने की है और फिर खुद को पाने की। एक दिन समुद्र में एक रिसर्च टीम ने एक और डूबी हुई नाव खोजी, जिसके अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे। उनमें से एक पर एक लाइन लिखी थी, मैं वापस आऊंगा जब दुनिया समंदर की कद्र करना सीख जाएगी। साइन था SS। सैम ने जब वह दस्तावेज देखा तो उसे लगा जैसे उसकी धड़कन थम गई हो। वह घंटों तक उसे थामे बैठा रहा। मोना पास आई और बोली, क्या तुमने उसे माफ किया? सैम ने कहा, नहीं, मैंने खुद को माफ करना सीखा, उसी की वजह से। समंदर की कहानियां कभी मरती नहीं, वे बस लहरों में बदल जाती हैं और हर उस किनारे तक पहुंचती हैं जहां कोई उनका इंतजार कर रहा हो। ब्लू की कहानी भी ऐसी ही एक लहर बन चुकी थी, भावनाओं की, बलिदान की और आत्मा की। साल बीत चुके थे। सागर अब एक नाम नहीं, एक विचार बन चुका था। ब्लू सोल अब एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बन गई थी। दुनिया के हर कोने से लोग इसमें जुड़ते, समुद्र की रक्षा करते, पर्यावरण बचाते और एक ही बात कहते, हम सागर के लोग हैं। सैम अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था, जो अपने हर सेशन की शुरुआत एक ही वाक्य से करता, मैं एक ऐसे इंसान का भाई हूँ जिसने मुझे खजाने से ज्यादा जीवन की कीमत सिखाई। मोना अब भी स्कूबा ट्रेनिंग देती थी, पर उसका दिल अब शांत हो गया था। वह जान चुकी थी कि सागर कहीं गया नहीं, वह उसकी हर सांस में बसा है। जब वह समुद्र में उतरती तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ को सहला रहा हो, जैसे सागर कह रहा हो, मैं साथ हूँ। एक दिन सैम और मोना को बहरीन सरकार की तरफ से एक आमंत्रण आया। उन्हें ओशन गार्डियंस अवार्ड से सम्मानित किया जाना था। कार्यक्रम में दुनिया भर से वैज्ञानिक, नेता और पर्यावरणविद आए थे। सैम ने मंच पर जाते हुए अपने भाषण की शुरुआत सागर की डायरी की उस लाइन से की, जिसने भी यह पढ़ा है, समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन उनके नीचे एक रहस्य दबा था, जिसे जानने की ख्वाहिश कईयों को थी। कहानी शुरू होती है सागर, संजय दत्त से, जो बहरीन के समुद्रों में मछलियां पकड़ने का धंधा करता था।
वह एक शांत और रहस्यमयी किस्म का इंसान था जो अपने अतीत को छिपा कर रखता था। सागर का सबसे अच्छा दोस्त था आरव, अक्षय कुमार, जो करोड़ों का मालिक था और समुद्र के रहस्यों को जानने की दीवानगी उसमें थी। आरव एक धनी बिजनेसमैन था जिसकी लाइफस्टाइल लग्जरी से भरी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अधूरा था। उसे समुद्र में छुपा खजाना चाहिए था और वो इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। कहानी में एंट्री होती है समीर जायद खान की, जिसे सब सैम के नाम से जानते थे। वह सागर का छोटा भाई था जो बैंकॉक में रहता था और एक रेसिंग चैंपियन था। सैम को पैसे की सख्त जरूरत थी और इसी के चलते वह एक खतरनाक डील में फंस गया। जब वह मुसीबत में आया तो उसे याद आया अपने भाई सागर की, जिसने हमेशा उसकी मदद की थी। सैम ने सागर को फोन किया और मदद मांगी। सागर ने बिना देर किए उसे अपने पास बुला लिया। आरव ने जब सैम की हालत देखी तो उसे लगा कि यही वो मौका है जिसे वह लंबे समय से तलाश रहा था। आरव ने सागर को समझाया कि अगर वे लेडी इन ब्लू नाम की डूबी हुई जहाज को ढूंढ लें तो उन्हें वो खजाना मिल सकता है जो सबकी तकदीर बदल देगा। सागर ने साफ मना कर दिया। उसे समुद्र के उस हिस्से से डर लगता था जहां वो जहाज डूबी थी। उसका अतीत उस जहाज से जुड़ा हुआ था और वो उस डर को फिर से नहीं जीना चाहता था। लेकिन जब उसने देखा कि उसका छोटा भाई मुसीबत में है और कर्जा उतारने का कोई और तरीका नहीं, तो वह मजबूर हो गया। तीनों ने तय किया कि वे समुद्र में जाएंगे और लेडी इन ब्लू को खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जैसे जैसे वे गहराइयों में जाते, से ही ओते रहस्य भी गहराते जाते। सागर की प्रेमिका मोना, लारा दत्ता भी